हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज़ किए बगैर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनांट ए। तो उस फार्मूला को हमने वहाँ डिराइव किया था और मैंने उस पर अभी एग्जांपल्स नहीं करवाए थे, उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस अभी करना बाकी है। मैंने बस वो फार्मूला करवा के उस लेक्चर को समाप्त कर दिया था। तो आज के क्लास में हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कुछ और थ्योरम्स पढ़ेंगे, उनके कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे जो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस पे बेस्ड होती हैं। तो पिछला क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आपको आज का क्लास उतना अच्छे समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ पिछला लेक्चर हमारा जाके देख लीजिए। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वो काफ़ी अच्छा लेक्चर था, प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है थ्योरम्स ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस या रिजल्ट्स ऑन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, आप दोनों इसको कह सकते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, सॉरी, Theorems of invertible matrices. Theorems of invertible matrices. तो आज का हम लोग का यही टॉपिक है कि हम लोग को थ्योरम्स ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस पढ़ना है। तो इसमें जो सबसे पहला थ्योरम है, थ्योरम 1, वो है कैंसिलेशन लॉ। माय कैमरा हिल रहा है थोड़ा। तो यहाँ पे जो थ्योरम 1 है वो जो हम लोग को पढ़ना है वो है कैंसिलेशन लॉ। थ्योरम 1 क्या है? कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, तो आप इसको लिख लीजिए कैंसिलेशन लॉ। ये जो थ्योरम है वो ये बोलता है कि लेट मान लेते हैं ए बी एंड सी जो है वो क्या है ना, हम लोगों के पास 3 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और तीनों का ऑर्डर n ही है, ठीक है। लेट ए बी सी बी 3 स्क्वायर मैट्रिसेस, 3 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ईच ऑफ ऑर्डर n, और तीनों का ऑर्डर n ही दिया हुआ है, ठीक है। ईच ऑफ ऑर्डर क्या है? हम लोग का n है, तीनों का ऑर्डर n है। एंड लेट हम लोग मान लेते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, मतलब ए बी करने पे, प्रोडक्ट करने पे जो मैट्रिक्स आता है और ए सी प्रोडक्ट करने पे जो मैट्रिक्स आता है वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो उसके बाद ये कंडीशन है कि अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये कंडीशन है कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका क्या मतलब है? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बतलाया था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब है डिटर्मिनांट है नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यानी इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनांट है नॉट इक्वल टू 0 अगर होगा, देन ये b इज इक्वल टू सी भी हो जाएगा, ठीक है। यही वो थ्योरम है कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो यही वो थ्योरम है। जो फर्स्ट थ्योरम हम लोग को पढ़ना है वो है कैंसिलेशन लॉ। तो मैं एक बार फिर से आपको थ्योरम समझाता हूँ। यहाँ पे थ्योरम यही लिखा हुआ है कि ए बी सी जो है वो 3 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तीनों का ऑर्डर सेम है, n ऑर्डर का है, यानी n इंटू n ऑर्डर के 3 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ए बी सी, सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी हम लोग का दिया हुआ है। यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया गया है। तो अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी अगर डिटर्मिनांट है नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये बी और सी मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अगर डिटर्मिनांट है नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो ये b इज इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको थ्योरम यहाँ पे समझा देता हूँ कि ए बी सी 3 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तीनों का ऑर्डर n है, यानी तीनों n इंटू n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया गया है। तो अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी अगर डिटर्मिनांट है नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो उस केस में जो बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो देखिए इस थ्योरम का प्रूफ आप कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हम जो मेरा दिया हुआ है कि ए अगर नॉन सिंगुलर होगा
तब B इज इक्वल टू C होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट A इज नॉन सिंगुलर। हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि A जो है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो लेट अस अज्यूम दैट A इज नॉन सिंगुलर, यानी दैट इज डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0। तो अब अगर हम लोगों ने ये मान दिया है यहाँ पे कि A जो है हम लोग का वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग को B इज इक्वल टू C प्रूव करके दिखाना है, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि A जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने थ्योरम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि जब भी A अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तो A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई, मतलब मेरे पास मैट्रिक्स A है, अगर वो नॉन सिंगुलर है, यानी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एक यूनिक इनवर्स। उसका हम लोगों ने फॉर्मूला भी डिराइव किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये मान दिया है कि A नॉन सिंगुलर है, यानी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। सो वी कैन से दैट कि A इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, A इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग ये मान देते हैं यहाँ पे कि A इनवर्स जो है हम लोग का वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने ये अज्यूम किया है कि A जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और ये दिया हुआ है यहाँ पे कि AB इज इक्वल टू AC, क्वेश्चन में दिया हुआ है थ्योरम में कि वो माना गया है कि AB और AC इक्वल है। थ्योरम में ये लिखा हुआ है थ्योरम में ये लिखा हुआ है आपका कि एंड लेट AB इज इक्वल टू AC, यानी AB इज इक्वल टू AC माना गया है। तो AB इज इक्वल टू AC मैं लिख देता हूँ, A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों तरफ मैं A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। A इनवर्स ब्रैकेट में AB इज इक्वल टू A इनवर्स ब्रैकेट में AC। ठीक है, तो अब इधर एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, A इनवर्स A को ब्रैकेट में कर देंगे, B बाहर कर देंगे, इधर भी A इनवर्स A को ब्रैकेट में कर देंगे, C बाहर कर देंगे। एसोसिएटिव लॉ, A इनवर्स इंटू A आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। यहाँ पे भी A इनवर्स A जो होगा वो हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे IB इज इक्वल टू B ही हो जाएगा, IC भी C हो जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे खुद वो मैट्रिक्स आ जाता है। तो देखिए हम लोगों को B इज इक्वल टू C प्रूव करना था यहाँ पे, देन B इज इक्वल टू C, और यहाँ पे हम लोग का प्रूव हो चुका है B इज इक्वल टू C। तो हेंस हम लोग का थ्योरम प्रूव्ड हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। तो नेक्स्ट जो थ्योरम है हम लोग का थ्योरम 2, वो है रिवर्सल लॉ। ठीक है, थ्योरम 2 जो है उसका नाम है रिवर्सल लॉ। थ्योरम 2 जो है हम लोग का वो है रिवर्सल लॉ। इसमें दिया हुआ है ना कि अगर A और B जो है वो अगर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, यानी इन्वर्टिबल यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर वैसे स्क्वायर मैट्रिसेस हैं एक ही ऑर्डर के, तो उनका जो प्रोडक्ट जो होता है AB वो भी इन्वर्टिबल होगा, और AB का जो इनवर्स होगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा B इनवर्स A इनवर्स। ठीक है, तो मैं एक बार पहले थ्योरम लिख देता हूँ। यहाँ पे थ्योरम ये दिया हुआ है कि इफ A and B आर इन्वर्टिबल, यानी इनका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो थ्योरम नंबर 2 है रिवर्सल लॉ। इसमें यही दिया हुआ है कि A एंड B आर इन्वर्टिबल, यानी A और B जो है वो इन्वर्टिबल, यानी मतलब ये जो ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। तो इफ A एंड B आर इन्वर्टिबल, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर के अगर हैं, ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, देन जो उनका प्रोडक्ट होता है AB जो होगा वो भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, यानी AB का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देन AB इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, यानी उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आएगा, यानी AB का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देन AB इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, और वो जो AB का जो इनवर्स है वो इसके इक्वल होगा, एंड AB का जो इनवर्स होगा
वो इसके इक्वल होगा बी इनवर्स मल्टीप्लाई में ए इनवर्स। यही हम लोग का रिवर्सल लॉ है। ठीक है, तो मैं एक बार लॉ आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो रिवर्सल लॉ में यही लिखा हुआ है कि इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल, यानी ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्टिबल है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर के, देन ए बी जो उनका प्रोडक्ट है वो भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा और ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होगा। यही रिवर्सल लॉ है। देखिए रिवर्स हो गया है, ए बी का इन्वर्स जो है वो है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी रिवर्स हो गया है, इसलिए इसको रिवर्सल लॉ कहते हैं। ए बी का जो इनवर्स है होल मैट्रिक्स का, जो प्रोडक्ट जो होगा ए बी जो वो मैट्रिक्स होगा, उस होल मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल आएगा, इसलिए इसको रिवर्सल लॉ कहते हैं क्योंकि थोड़ा रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी जो है वो दो इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस हैं एक ही ऑर्डर के। ठीक है, आप मान लीजिए कि लेट ए एंड बी इन्वर्टिबल, यानी इन्वर्टिबल भी हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं एक ही ऑर्डर के, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, तो आप जान रहे हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों ने का जो थ्योरम है वो ये दिया हुआ है कि ए और बी जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स तभी एग्जिस्ट कर रहा होगा जब ए और बी नॉन सिंगुलर रहा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि डिटर्मिनेंट ए जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड डिटर्मिनेंट बी जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए बी निकाल लो, डिटर्मिनेंट ए बी जो कि डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट बी के इक्वल होता है, तो आप देख सकते हो कि ना ही डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल हो सकता है, ना ही डिटर्मिनेंट भी 0 के इक्वल हो सकता है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। 0 के इक्वल होने के लिए किसी एक का 0 होना जरूरी है, और यहाँ पे दोनों ही 0 के नॉट इक्वल है, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो चूंकि यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट ए बी है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ए बी भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, एंड देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी जो होगा इज ऑल्सो अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। Therefore AB is also a non-singular matrix and hence हम लोग कह सकते हैं कि AB का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा एंड hence AB इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो AB हम लोग का AB का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक चीज अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें कि AB से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे ये तो प्रूव कर दिया कि AB जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज प्रूव कर दिया, ये लाइन हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि AB इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, क्योंकि हाँ AB इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो AB भी इन्वर्टिबल है। तो हम लोगों ने एक चीज तो प्रूव कर दिया। अब हमको ये प्रूव करना है कि AB का जो इनवर्स है वो B इनवर्स A इनवर्स के इक्वल है, B इनवर्स मल्टीप्लाई में A इनवर्स। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक मतलब ट्रिक करेंगे, जैसे हम लोग AB से मल्टीप्लाई करके देखेंगे B इनवर्स A इनवर्स को। ठीक है, हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगा दे, जैसे A यहाँ पे बाहर रखे, ब्रैकेट में अगर हम लोग B इंटू बी इनवर्स कर दे और इधर बाहर में A इनवर्स रखे, तो B इंटू बी इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स को खुद के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पे B इंटू बी इनवर्स I हो जाएगा, यहाँ पे मतलब I इंटू A इनवर्स हो जाएगा। इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे खुद वो मैट्रिक्स आता है, तो A हो जाएगा इंटू A इनवर्स, ये I हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक तरह से इसको प्रूव किया। अब इसको दूसरी अगर तरह से लिखते हैं, जैसे पहले लिख दिया मैंने, मान लो B इनवर्स A इनवर्स, इधर मैंने लिख दिया AB। तो इसको अगर हम यहाँ पे ऐसे प्रूव करें, एसोसिएटिव लॉ लगाए, B इनवर्स बाहर कर दिए, A इनवर्स A हम लोग यहाँ पे कर दिए, बाहर में B कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए B इनवर्स A इनवर्स से I हो जाएगा, B इनवर्स I और B इनवर्स I, B इनवर्स हो जाएगा, B इनवर्स इंटू B I हो जाएगा। यानी
ए बी ब्रैकेट में इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, वो भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, और बी इनवर्स ए इनवर्स ब्रैकेट में इंटू ए बी, वो भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ तो फॉलो कर ही रहा है, ठीक है। और देखिए मैंने ये हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी किसी दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो एक मैट्रिक्स दूसरे का इन्वर्स होता है। ऐसा पाया गया है कि जब भी किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो एक मैट्रिक्स दूसरे का इन्वर्स होता है, हम लोग ये जानते हैं। तो ए बी मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है और ये बी इनवर्स ए इनवर्स मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट करने पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इनवर्स रहा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है बी इनवर्स इंटू इनवर्स, ये ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स रहा होगा। तो हिंस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंस यहाँ पे जो ए बी का जो इनवर्स होगा वो इज इक्वल टू होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। ये हम लोग को प्रूव करना था, हिंस प्रूव्ड। तो चलिए बच्चों अब हम लोग तीसरे थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। तो थ्योरम जो थर्ड दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि इफ ए जो है अगर हम लोग का वो क्या है ना कि एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इफ ए इज एन जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ ए जो है ना वो इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन प्रूव दैट, हम लोग को ये प्रूव करना है, ठीक है। थ्योरम जो थर्ड है वो यही दिया हुआ है कि ए जो है हम लोग का अगर वो इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज जो होगा इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, वो भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। ए ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा एंड वो ए ट्रांसपोज का जो इन्वर्स होगा वो इसके इक्वल होगा। ए ट्रांसपोज का जो इन्वर्स होगा वो इसके इक्वल होगा, ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। यही हम लोग को प्रूव करना है। काफी आवाज आ रही थी बगल अगल से, इसलिए मैं इस थ्योरम को आपको फिर से समझाना चाहूंगा कि जैसे ए जो है हम लोग का वो दिया हुआ है कि इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी वो इन्वर्टिबल है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ए का जो ट्रांसपोज होगा वो जो मैट्रिक्स होगा वो भी इन्वर्टिबल होगा, यानी उसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड उस ए ट्रांसपोज का जो इन्वर्स होगा, यानी वो जो ए ट्रांसपोज करने पे जो मैट्रिक्स आएगा उसका अगर मैं इन्वर्स करूं तो वो इसके इक्वल होगा। यानी आप पहले ए का इन्वर्स कर दो और फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार ये थ्योरम समझाना चाहता हूँ। थ्योरम थर्ड यही दिया हुआ है कि ए जो है हम लोग का अगर वो इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी ए जो है वो इन्वर्टिबल है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, साथ में वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि ए का जो ट्रांसपोज होगा वो भी इन्वर्टिबल होगा और ए ट्रांसपोज का जो इन्वर्स होगा वो इक्वल होगा ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के। यानी अगर पहले मैं ए ट्रांसपोज कर दूं और वो जो मैट्रिक्स होगा उसका मैं इन्वर्स निकाल लूं, ठीक है, तो वो एक एलएचएस मेरे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा। और दूसरे साइड पे मैं क्या करूँ कि पहले मैं ए इनवर्स निकाल लूँ, वो जो मैट्रिक्स आएगा उसका मैं ट्रांसपोज कर दूं, आरएचएस ले लूँ अगर इस मैट्रिक्स को, तो वो दोनों मैट्रिक्स एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल होगा, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगा। तो इसी मतलब इसी थ्योरम को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है हम लोग का वो क्या है, इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी ए जो है वो नॉन सिंगुलर है। तो हम लोग कह सकते हैं जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल। और आप ये जानते होंगे कि जो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू होता है वही डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज का भी वैल्यू होता है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है वो डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज में पढ़ना है, मैंने अभी उसको डिस्कस नहीं किया है। मैं जब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे अपना एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा तब मैं उस बात को डिस्कस करूंगा कि किसी भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज करने पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, किसी भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज करने पे उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो जो मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वही ए ट्रांसपोज के भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो हम लोग कह सकते हैं, सो
अगर डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज जो हो गया वो नॉन सिंगुलर हो गया। सो ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, तो ए ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा। ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्टिबल एंड तो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स यानी एग्जिस्ट करेगा। ठीक, ए ट्रांसपोज का जो इन्वर्स जो होगा वो हम लोग का एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब जैसे अगर मैं LHS अब देखिए, अगर हम लोग ये जानते हैं कि A इंटू ए इन्वर्स जो होता है इज इक्वल टू हो जाएगा A इन्वर्स इंटू ए, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स से इक्वल होता है। हम लोग ये जानते हैं कि A इंटू ए इन्वर्स जो मैट्रिक्स होगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, और A इन्वर्स इंटू ए भी I हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका तीनों साइड ट्रांसपोज कर दूं, A इंटू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज कर दूं इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए का ट्रांसपोज कर दूं इज इक्वल टू I का ट्रांसपोज कर दूं। ठीक है, अब आप जानते हो अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स A मानूं, इसको मैं एक मैट्रिक्स B मान लूं, तो AB का जो ट्रांसपोज होता है वो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है। तो पहले A इन्वर्स का ट्रांसपोज हो जाएगा इंटू A ट्रांसपोज। इधर भी अगर मैं इस मैट्रिक्स को A मान लूं, इसको B मान लूं, तो AB का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है, तो A ट्रांसपोज हो जाएगा और यहाँ पे A इन्वर्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है, आप करके देख सकते हो। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको ये बतलाने देना चाहता हूँ कि अगर किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो एक मैट्रिक्स दूसरे का इन्वर्स होता है। हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो एक मैट्रिक्स दूसरे का इन्वर्स होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स होगा वो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। तो A ट्रांसपोज का इन्वर्स जो होगा वो इक्वल हो जाएगा A इन्वर्स के ट्रांसपोज के इक्वल। इस मैट्रिक्स का ये इन्वर्स हो जाएगा तो A ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम लोगों ने यही प्रूव कर दिया, हम लोगों को यही रिजल्ट प्रूव करना था कि A ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स का ट्रांसपोज। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हम लोगों को यही थ्योरम प्रूव करना था। नेक्स्ट जो है वो हम लोग का थ्योरम 4 है। थ्योरम 4 में यही लिखा हुआ है कि अगर A जो है हम लोगों के पास, अगर वो एक इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी इन्वर्टिबल भी है, उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है और वो सिमेट्रिक भी है, तो उसका जो A इन्वर्स जो होगा, उसका जो इन्वर्स होगा उस मैट्रिक्स का, वो भी सिमेट्रिक होगा। तो मैं यहाँ पे थ्योरम लिख देता हूँ। थ्योरम ये है कि इफ A इज एन, A जो मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल है यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी वो सिमेट्रिक भी है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इफ A इज एन इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन पता है क्या होगा, A इन्वर्स जो होगा वो भी सिमेट्रिक होगा। देन A इन्वर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। हम लोगों को यही प्रूफ करना है। तो या इसका प्रूफ काफी सिंपल है। प्रूफ आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रूफ मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। दिया हुआ है जो है वो क्या दिया हुआ है कि A जो है वो इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक कहने का क्या मतलब है कि A का ट्रांसपोज करने पे A ही आएगा। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे अगर वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये सब पढ़ा चुका है। तो A ट्रांसपोज A ही हो जाएगा। अब हम लोग ये जानते हैं, सिंस हम लोग ये जान ही रहे हैं कि A ट्रांसपोज का जो इन्वर्स होता है वो A इन्वर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, जो हम लोगों का प्रीवियस थ्योरम था। अब A ट्रांसपोज जो है वो A ही के इक्वल है, यानी A का इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे अगर खुद वो मैट्रिक्स आ जाए, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे अगर खुद ही वो मैट्रिक्स आ जाए तो हम लोग उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोलते हैं। यहाँ पे A इन्वर्स का ट्रांसपोज करने पे A इन्वर्स ही आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं हेंस A इन्वर्स इज सिमेट्रिक। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हेंस A इन्वर्स इज सिमेट्रिक। तो A इन्वर्स हम लोग का सिमेट्रिक हो गया, जो हम लोगों को प्रूव करना था। अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 5। तो थ्योरम नंबर 5 में यही दिया हुआ है कि अगर A और B जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं एक ही ऑर्डर के। ठीक है, मैं लिख देता हूँ थ्योरम। इफ A एंड B
इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, if A and B are non-singular matrices of same order, then क्या होता है ना, then हम लोगों को ये प्रूव करना है, then prove that, तो हम लोगों को यही प्रूव करना है, then prove that adjoint AB जो होगा, ठीक है, प्रूफ ये करना है कि adjoint AB जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा adjoint B multiply adjoint A। तो हम लोगों को यही प्रूव करना है कि A और B जो है अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं एक ही ऑर्डर के, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी जो होगा वो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल होगा। तो हम लोगों को यही थ्योरम प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का दिया हुआ है कि ए और बी जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड डिटर्मिनेंट बी नॉट इक्वल टू 0 होगा, हम लोग जान रहे हैं। अब अगर मैं डिटर्मिनेंट ए बी निकालूं जो कि डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी के इक्वल होता है, तो ना ही डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल है ना ही डिटर्मिनेंट बी 0 के इक्वल है, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 होने के लिए किसी एक का 0 होना जरूरी है। तो चूंकि डिटर्मिनेंट ए बी नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग कह सकते हैं सो ए बी जो होगा वो भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो ए बी इज नॉन सिंगुलर एंड हेंस हम लोग कह सकते हैं कि ए बी का जो इनवर्स होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फिलहाल तक हम लोग यही जान रहे कि ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, नाउ हम लोग इनवर्स का ये फॉर्मूला डिराइव किए थे प्रीवियस लेक्चर में कि जैसे ए इनवर्स हम लोगों के पास कोई मैट्रिक्स है ए जिसका हमको इनवर्स निकालना है, तो ये इसके इक्वल होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स बी का इनवर्स निकालता हूँ तो ये इसके इक्वल होगा एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट बी। तो अगर हम लोग कहें कि अगर मुझे ए बी का इनवर्स निकालना है तो इसमें मैं ये लिख सकता हूँ कि ये इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी के, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग कह सकते हैं। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास LHS के तौर पे क्या है एडजॉइंट ए बी है, तो हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ए बी में मैं क्या करूँ, डिटर्मिनेंट ए बी से डिवाइड भी कर दूँ और डिटर्मिनेंट ए बी से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, यानी डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी, क्योंकि ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगा, एडजॉइंट ए बी ही आएगा, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। फिर डिटर्मिनेंट ए बी और एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी का इनवर्स है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ए बी किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, और ए बी का इनवर्स हम लोग जान रहे हैं बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगा, जो रिवर्सल लॉ हम लोगों ने पढ़ा है। फिर डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, अब बी इनवर्स को मैं लिख देता हूँ एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट बी, ठीक है, और ए इनवर्स को मैं लिख देता हूँ एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, जो हम लोगों का फॉर्मूला था डिटर्मिनेंट ए से डिटर्मिनेंट ए कैंसिल, डिटर्मिनेंट बी से डिटर्मिनेंट बी कैंसिल, तो ये हो जाएगा हम लोगों का एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। देख लीजिए LHS हम लोग के पास है एडजॉइंट ए बी, तो एडजॉइंट ए बी जो है एडजॉइंट ए बी जो है वो इक्वल आ गया एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के, हेंस प्रूव्ड। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। थ्योरम जो 6 है, थ्योरम 6 में यही दिया हुआ है ना कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए, ठीक है, प्लीज आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए एडजॉइंट ए का जो ट्रांसपोज होगा ये इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ
ए ट्रांसपोज के। ठीक है, तो थ्योरम 6 यही बोलता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए एडजॉइंट ए का जो ट्रांसपोज होगा, यानी एडजॉइंट ए, मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स आया, ठीक है, अगर मैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं और उसको एक साइड ले लूं और दूसरे साइड में क्या करूं, पहले ए ट्रांसपोज निकाल लूं और फिर उसका एडजॉइंट निकालूं और उसको आरएचएस ले लूं, तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल आएगा, यानी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। इसका प्रूफ थोड़ा स्टेटमेंट प्रूफ है, इसमें स्टेटमेंट से थोड़ा आपको समझना होगा कि इसका प्रूफ में, जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट ए जो है बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे पास। ठीक है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए ऑफ सम ऑर्डर, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एम। ठीक है, लेट ए मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एम ऑर्डर का। ठीक है, तो अगर ए जो है हम लोगों का वो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एम ऑर्डर का, तो एडजॉइंट ए जो होगा वो भी एक स्क्वायर ही मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो होगा या फिर एडजॉइंट ए का जो ट्रांसपोज होगा, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर एम का। ठीक है, ये अंडरस्टैंडेबल बात है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा स्टेटमेंट वाइज है, तो मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, इसको कैसे प्रूफ करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई कॉमा जेथ एलिमेंट जो होगा, ये मान लीजिए हम एक मतलब कि एक पैरामीटर ले रहे हैं हम लोग कि आई कॉमा जेथ एलिमेंट जो होगा किसका, एडजॉइंट ए का जो ट्रांसपोज है उसका। ठीक है, एडजॉइंट ए का जो होल, आई कॉमा जेथ एलिमेंट जो होगा एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज के, इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है तो उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कन्वर्ट हो जाते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये समझा देना चाहता हूँ कि जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है तो उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी वो जिस रो में रहता है वो उसी कॉलम में चल जाता है और वो जिस कॉलम में रहता है वो उसी रो में बन जाता है, यानी रो और कॉलम के जो नंबर है वो चेंज हो जाती है आपस में। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई कॉमा जेथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ जे कॉमा आइथ एलिमेंट ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं जे कॉमा आइथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ए, अगर मैं खाली ट्रांसपोज हटा दूं तो। अब देखिए यहाँ पे ये समझने वाला भी बात है कि एडजॉइंट ए जो मेरे पास एक मैट्रिक्स है वो कैसे आया होगा। अब खुद सोचिए, मैंने ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट का को फैक्टर निकाला होगा, फिर सभी एलिमेंट्स के जगह पे उनका को फैक्टर रखा होगा, फिर उसको ट्रांसपोज किया होगा, तब एडजॉइंट ए आया होगा। तो जे कॉमा आइथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ए को मैं लिख सकता हूँ को फैक्टर ऑफ आई कॉमा जेथ एलिमेंट ऑफ, मैं ये लिख सकता हूँ कि ये को फैक्टर होगा आई कॉमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए का, क्योंकि देखिए एडजॉइंट मैंने हटा दिया तो को फैक्टर आ गया। ठीक है, और हमें ट्रांसपोज भी करना होता है उसमें, तो इसलिए जे कॉमा आइथ है तो आई कॉमा जेथ हो गया। ठीक है, बात समझो, जैसे मैं एडजॉइंट कैसे निकालता हूँ, सभी एलिमेंट का को फैक्टर उनकी जगह पे रख के ट्रांसपोज भी करना होता है, तो मैं दोनों काम करूंगा। मैंने को फैक्टर लिख दिया तो एडजॉइंट हट गया, और हम लोग ट्रांसपोज भी उसमें करते हैं एडजॉइंट निकालने में, इसलिए जे कॉमा आइथ की जगह पे आई कॉमा जेथ एलिमेंट हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये को फैक्टर हो जाएगा आई कॉमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, कि अगर मैं इसको ए ट्रांसपोज लिखूं तो यहाँ पे आई कॉमा जेथ की जगह पे जे कॉमा आइथ हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे ए ट्रांसपोज कर दें, जो यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है अगर मैं उसको ए ट्रांसपोज कर दूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम चेंज हो जाएगा, तो ये जे कॉमा आइथ एलिमेंट हो जाएगा जे कॉमा आइथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, को फैक्टर ऑफ जे कॉमा आइथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब देखिए जे कॉमा आइथ एलिमेंट का जो को फैक्टर होगा ए ट्रांसपोज में, अगर मैं यहाँ से को फैक्टर हटा दूं तो मैं इसको कह सकता हूं कि आई कॉमा जेथ एलिमेंट होगा
आई कॉमा जेथ एलिमेंट होगा एडजॉइंट ए ट्रांसपोज का। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं को फैक्टर हटा दिया मैंने तो एडजॉइंट आ गया, क्योंकि को फैक्टर अगर वो जे कॉमा ith एलिमेंट का को फैक्टर है तो उसके जगह पे मैं एडजॉइंट निकालूंगा अगर, तो उसका नॉर्मल एलिमेंट हो जाएगा। और साथ ही हमको ट्रांसपोज भी करना होता है एडजॉइंट निकालने में, तो ये पोजीशन भी इंटरचेंज हो गया। तो आई कॉमा जेथ एलिमेंट हो गया एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज का। जो ए ट्रांसपोज जो हम लोग का मैट्रिक्स होगा उसका उसमें जो जे कॉमा ith एलिमेंट का जो को फैक्टर होगा, अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालूं तो उसमें ये जो को फैक्टर है वो एक नॉर्मल आई कॉमा जेथ एलिमेंट होगा, क्योंकि को फैक्टर के जगह पे ही वो एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, और वो पोजीशन भी इंटरचेंज हो जाता है को एडजॉइंट निकालने में, तो इसको हम लिख सकते हैं कि आई कॉमा जेथ एलिमेंट होगा एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज का। तो अब अगर शुरू से अगर हम लोग कंपेयर करें तो जो आई कॉमा जेथ एलिमेंट है एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज का, वो है आई कॉमा जेथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज का। यानी सेम एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, यानी सेम एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम लोग कह सकते हैं हेंस एडजॉइंट ए का जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज का। हेंस प्रूव, तो ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया। थ्योरम 7 है उसके बाद। थ्योरम 7 में यही दिया हुआ है कि अगर A जो है वो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ A इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, A जो है वो क्या है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, सम ऑर्डर n का, देन हम लोगों को ये प्रूव करना है, देन प्रूव दैट एडजॉइंट A जो होगा डिटर्मिनेंट में वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट A टू द पावर n-1। तो इसका अब हम प्रूफ देख लेते हैं। तो एक बार थ्योरम 7 में आपको समझा देता हूँ। थ्योरम 7 यही बोल रहा है कि A जो है वो एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 है, A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। देन प्रूव करना है कि एडजॉइंट A का जो डिटर्मिनेंट होगा वो इसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट A टू द पावर n-1। ठीक है, तो A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हम लोग का, तो डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये रिजल्ट एक जानते हैं कि A इंटू एडजॉइंट A, प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रूव किया था, A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I होता है। ठीक, अगर दोनों साइड में डिटर्मिनेंट ले लिया जाए, डिटर्मिनेंट दोनों साइड में डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A, डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट A इंटू I, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट में एडजॉइंट A इज इक्वल टू, अब एक प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर की आई है तो ये बाहर आके k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट आई हो जाता है। यानी कहने का ये मतलब है कि प्रॉपर्टी होता है कि डिटर्मिनेंट के अंदर किसी अगर मैट्रिक्स के साथ कोई कांस्टेंट है तो बाहर कांस्टेंट के ऊपर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाता है इनटू डिटर्मिनेंट वो मैट्रिक्स का हो जाता है। ये एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे डिटर्मिनेंट में क्या इज इक्वल टू k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट आई, यानी डिटर्मिनेंट में अगर कोई कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स का मल्टीपल है तो बाहर जब निकालते हैं तो उस कांस्टेंट के ऊपर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाता है पावर में, इनटू डिटर्मिनेंट के अंदर उस मैट्रिक्स का वैल्यू आ जाता है। तो वही यहाँ पे भी होगा, ये डिटर्मिनेंट एक कांस्टेंट है, ये एक नंबर होगा, एक वैल्यू होगा, तो डिटर्मिनेंट a टू द पावर n ऑर्डर आ जाएगा इनटू i आ जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट है। अब हम लोग जान रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे 1 आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आता है, तो डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट में एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a टू द पावर n। अब इस डिटर्मिनेंट a को अगर इस साइड भेज दिया जाए तो ये डिटर्मिनेंट A जो होगा ये इसके नीचे आ जाएगा डिटर्मिनेंट A, तो सेम बेस हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट A टू द पावर n-1 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A टू द पावर n-1 हो जाएगा। यही हम लोगों को प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो हाँ बच्चों, अब हम लोगों को लास्ट थ्योरम पढ़ना है, थ्योरम नंबर 8। तो थ्योरम नंबर 8 में यही लिखा हुआ है कि अगर A जो है, इफ A इज अ
नॉन सिंगुलर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, then ये प्रूव करना है कि adjoint A, ठीक है, adjoint A is equal to determinant A to the power n minus 2 into मैट्रिक्स है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो थ्योरम एट यही बोल रहा है ना कि A जो है मेरे पास वो एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर किसी ऑर्डर n का, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A जो होगा वो डिटर्मिनेंट A टू द पावर n माइनस 2, जहाँ पे n उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इनटू मैट्रिक्स A हो जाएगा। इसका प्रूफ देखते हैं। तो थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि मान लीजिए एडजॉइंट A जो है वो मेरे पास एडजॉइंट A जो है मैट्रिक्स है मेरे पास, वो सब मैट्रिक्स B के इक्वल है। मतलब एडजॉइंट A भी क्या होगा, एक मैट्रिक्स आएगा, तो उसको हम लोग थोड़े समय के लिए एक मैट्रिक्स B मान लेते हैं। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं उसका एडजॉइंट निकालूंगा, तो एडजॉइंट A जो मैट्रिक्स होगा वो भी एक मैट्रिक्स ही है, तो उस मैट्रिक्स को हमने थोड़े समय के लिए B मान लिया। अब किसी भी मैट्रिक्स B के लिए हम लोग जानते हैं कि B इंटू एडजॉइंट B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट B इंटू आई। किसी भी मैट्रिक्स B के लिए हम लोग जानते हैं कि B इंटू एडजॉइंट B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट B इंटू आई हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने ये रिजल्ट पढ़ा है कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू आई, उसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स B के लिए B इंटू एडजॉइंट B डिटर्मिनेंट B इंटू आई हो जाएगा। अब B मैट्रिक्स के जगह पे यहाँ पे जैसे हम लोगों के पास B इंटू एडजॉइंट B हुआ, डिटर्मिनेंट B इंटू आई। अब B मैट्रिक्स के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे एडजॉइंट A, और यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ, और B के जगह पे एडजॉइंट A, डिटर्मिनेंट B में एडजॉइंट A इंटू आई। अब अगर दोनों तरफ मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, A इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट में एडजॉइंट A, और इधर A इंटू आई जो मैट्रिक्स A से हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो A इंटू आई जो मैट्रिक्स होगा वो A ही हो जाएगा। अब A इंटू एडजॉइंट A डिटर्मिनेंट A इंटू आई हो जाएगा। A इंटू एडजॉइंट A हम लोग रिजल्ट जानते हैं कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू आई होगा। यहाँ पे ब्रैकेट में एडजॉइंट A, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों के पास क्या है कि हाँ, मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका वैल्यू हम लोग ये रख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट और आई जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और यहाँ पे ये जो टर्म है वो भी एक मैट्रिक्स ही है। किसी भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे खुद वो मैट्रिक्स आ जाता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हटा देते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट अभी हम लोगों ने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा कि इक्वल होता है डिटर्मिनेंट A टू द पावर n माइनस 1 इंटू A। ठीक, अब इस डिटर्मिनेंट A और ये भी डिटर्मिनेंट A ही है, तो ये इधर भेज देंगे, इसके नीचे आ जाएगा। फिर तो डिटर्मिनेंट A टू द पावर n माइनस 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A हो जाएगा। तो पावर सेम है, मतलब बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट A टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो n माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A टू द पावर n माइनस 1, और माइनस 1 ये नीचे आ जाएगा ना, यहाँ पे डिटर्मिनेंट A नीचे आ जाएगा, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बेस सेम है, तो n माइनस 1 माइनस 1 यानी n माइनस 2 हो जाएगा इंटू A। शायद यही हम लोगों को प्रूव करना था कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है डिटर्मिनेंट A टू द पावर n माइनस 2 इंटू A, और वही हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A टू द पावर n माइनस 2 इंटू A, हेंस प्रूव्ड।
तो बच्चों आज हम लोगों ने इन्वर्टिबल मैट्रिसेस पे जितने भी हम लोगों के थ्योरम्स दिए होते हैं बुक्स में वो आज हम लोगों ने डिस्कस किए, उसके हमने प्रूफ्स भी देखे। आप इन थ्योरम्स को प्रैक्टिस कीजिएगा, इन थ्योरम्स को रिमेंबर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे क्वेश्चंस बनाने में आसानी हो। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, क्योंकि अब क्वेश्चन कराने का टाइम नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ा ये लेक्चर हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पे, इस चैप्टर में जितने भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो वो जो लेक्चर होगा वो खाली क्वेश्चंस पे ही बेस्ड होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। अच्छे से पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे सभी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी पढ़ाई में काफ़ी आसानी हो। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, बाय।